अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रिकॉर्डिंग नंबर 21 के साथ फैसल यूनुस आपकी खिदमत में हाजिर है। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है लेक्चर से पहले कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए आप अपने तालीमी कोर्स के इम्तिहान 9th-10th में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपनी तालीम और उम्र के हिसाब से मज़ीद तालीम हासिल करें। आप अपने पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर जैसे आसानियों हमारी तालीमी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट करें। आप डेली 1 से 2 घंटे डेली ऑनलाइन क्लासेस से तालीम हासिल करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप हमारे प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी चार्जेस के तालीम हासिल कर सकते हैं। आप जूम पर भी क्लासेस ले सकते हैं और तमाम सब्जेक्ट की तमाम क्लासेस की तालीमी वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। आए हम अपना आज का रिकॉर्डिंग नंबर 21 चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। लास्ट में प्रीवियस जो हमने स्टडी किया था उसके में हमने स्टडी किया था कि डिस्कस कर चुके हैं मेटालिक बॉन्ड्स क्या होते हैं। फिर हमने हर कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज देखी थी जिसमें आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज थी, कोवलेंट कंपाउंड्स की, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स की और लास्ट में हमने मेटालिक कंपाउंड। फिर हमने कुछ एडेसिव्स के बारे में पढ़ा था कि एडेसिव्स होते क्या है, हम उसको इंडस्ट्री में प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये चैप्टर जब आपने कंप्लीट कर लिया तो आप इसका एक फायदा ये होता है जब आप एक बार अच्छी तरह रीड कर लेते हैं, पूरे चैप्टर समझ लेते हैं तो आप एक्सरसाइज खुद सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका एक किस्म का टेस्ट होता है कि आपने चैप्टर में क्या पढ़ा। अब जब आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं होगा तो आप एक्सरसाइज बेशक मैं आपको सॉल्व करके दूं या जैसे भी, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपने चैप्टर उसके जो साइड पे बॉक्सेस बने होते हैं, एक एक इंफॉर्मेशन आपने स्टडी करनी होती है, फिर आपको ईजी हो जाती है। तो सबसे पहले तो मल्टीपल चॉइस से हम अपना जो आज का जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें एक है कि इसमें थोड़ी सी नंबरिंग गलत है, तो आप नंबरिंग का अपनी बुक से देख लेना, बाकी सब ठीक है। पहला इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला सवाल है कि नंबर 1 एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर, कि वो एटम रिएक्ट करता है एक दूसरे के साथ किस वजह से। बिकॉज नंबर ए ऑप्शन है दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, कि वो अट्रैक्ट हो रहे होते हैं इसलिए। नहीं, ये भी गलत है। दे आर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये रीजंस भी नहीं है रिएक्ट करने की। दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, हाँ स्टेबिलिटी का तो हमने स्टार्ट में कहा था ना कि एटम्स को स्टेबिलिटी चाहिए, वो भी चाहेगा मैं स्टेबल हूँ नोबल गैसेस की तरह। और डी ऑप्शन वैसे नहीं हो सकता, दे वांट टू डिस्पर्स, कि वो अलग होना चाहते हैं या स्कैटर्ड होना चाहते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है an atom having 6 electron in its valence shell will achieve noble gas electronic configuration by, एक एटम उसने कहा है कि आपके पास एक एटम है फॉर एग्जांपल, उसके आखिरी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हासिल कर सकता है। हम सबको पता है कि जो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके आखिरी शेल में मोस्टली 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हीलियम में 2 होते हैं लेकिन जो बाकी वाले तमाम एलिमेंट्स में आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि हमने वही कॉन्फ़िगरेशन हासिल करनी है। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके शेल में, तो जाहिर सी बात है 8 कैसे होंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि हमें ये बात भी पता है कि अगर बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो एटम गेन करता है, ना कि लूज कर सकता है। तो पहला उसने कहा है एक गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, नहीं फिर तो 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लूजिंग ऑल इलेक्ट्रॉन, फिर तो सारे चले जाएंगे। गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, 6 जमा 2 कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और यही नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है। थर्ड, अब ये नंबरिंग थोड़ी गलत हुई है तो इधर ये थर्ड एमसीक्यूज है। थर्ड एमसीक्यूज है कंसीडरिंग, मैं लिख लेता हूँ इसे। थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास है कि considering the electronic configuration of atoms, which atom with the given atomic number will be the most stable one?
वो कहता है कौन सा एटॉमिक नंबर या एटम जो के होगा मोस्ट स्टेबल होगा। सिंपल सी बात है, अगर हम देखें नोबल गैस का, नियोन एक गैस है, उसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ट है, क्योंकि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2, बाकी कितने बचेंगे 8, और वो अगले शेल में जाएंगे 8, और हमें ये पता है अगर आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और वैसे अगर एटॉमिक नंबर किसी एटम का 10 है तो वो नोबल गैस है और उसका नाम है नियोन। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये क्यों नहीं हो सकता, 8 देखें तो एक एटॉमिक नंबर 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में शेल में कितने आएंगे 2, बाकी कितने बचेंगे 6, 6 अगले में जाएंगे, तो वो स्टेबल नहीं है। हमें तो आखिरी शेल में कितने चाहिए होते हैं स्टेबल के लिए 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह 12 नहीं हो सकते, 12 पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8, 8 और 2 10, बाकी 2 बच्चे वो नेक्स्ट शेल में जाएंगे, तो जो कि वो भी स्टेबल नहीं होगा। हमारा आज चौथा क्वेश्चन है कि ऑक्टेट रूल इज, ऑक्टेट रूल क्या है, ये डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी नहीं है। पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, ये भी नहीं। हाँ, अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये एक रूल हमने पढ़ा था कि अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑक्टेट रूल का नाम देते हैं। पांचवा एमसीक्यूज का अगर हम देखें, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स रिजल्ट्स इन, कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाए, मैंने जब भी कहा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का लफ्ज है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, तो जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात करें, एक भी या दो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहा है कंप्लीट एक एटम से किसकी तरफ, दूसरे एटम पे, तो वो कौन सी किस में आएगा, आयनिक बॉन्डिंग में आएगा। मेटेलिक बॉन्डिंग होता नहीं है, क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग में हमने पढ़ा हुआ था कि जो मेटल के जो एटम जो प्रोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो मिलके एक बॉन्डिंग बना रहे होते हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग टोटल शेयरिंग है। हाँ, कोऑर्डिनेट कोवलेंट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है इसमें, इसमें फिक्स है कि लॉन पेयर ही इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि उसने कहा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपल। अगर यहाँ होता ट्रांसफर ऑफ या डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर हम ये वाला डी ऑप्शन चूज करते हैं। छठा एमसीक्यू पे आते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइंस विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ, टाइप ऑफ बॉन्डिंग क्या कहलाती है। सबसे बात है, हमें पता है कि अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइन करता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के, तो टाइप ऑफ बॉन्डिंग क्या होती है आप बताएं, कोवलेंट होगी, आयोनिक होगी, कोऑर्डिनेट, जाहिर सी बात है पोलर होगी। पोलर कोवलेंट समझ आई। कोवलेंट तो है, अब आगे उसने क्या कर दिया, इसने हमें चलाने के पहले के लिए कोवलेंट दिया और सी ऑप्शन में पोलर कर दिया। अब हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइंस विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, द टाइप ऑफ बॉन्डिंग, टाइप ऑफ बॉन्डिंग क्या होगी। अब मुझे ये बताओ, अब एक चीज मैं आपको कहूं कि पोलर कोवलेंट क्या है, ये इसका आंसर सही है, मुझे कोई बता सकता है इसका आंसर कैसे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात की उसने कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अगर वो कंबाइन कर जाए, जैसे मैं अगर आपको ड्रा करके दिखाऊं कि अगर वो कंबाइन कर जाए, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है यहीं पर जगह है, और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अगर वो कंबाइन कर जाए तो कौन सी बॉन्डिंग कहलाती है। इसका आंसर कोवलेंट तो होना नहीं चाहिए, बेसिकली कोवलेंट तो शेयरिंग है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कंबाइंस विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसका आंसर आयोनिक होगा। इसमें हमने खास बात ये जाहिर ये की थी ना कि एक पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो और एक पूरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, यानी सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव था और क्लोराइड पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। तो जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो कौन सी बॉन्डिंग या कौन सी टाइप की हो जाती है, ये हो जाती है आयोनिक। कोवलेंट बॉन्ड क्यों नहीं है, क्योंकि कोवलेंट में थोड़ा कंपेरेबल होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कंपेरेबल होती है, जैसे ग्रुप नंबर 13 से 17 इनकी आपस में थोड़ी बहुत कम होगी, जबकि अगर ग्रुप 1 की और ग्रुप 17 की देखोगे तो एक की 4 है तो एक की 1 होगी, जबकि अगर ग्रुप 13 में तो उसकी 3 हो सकती है, 2.7 हो सकती है, तो इसलिए इसका आंसर भी आएगा, ये 2 नहीं आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, आप बॉन्ड फाउंड बिटवीन टू नॉन मेटल्स। हाँ, अब टू नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं तो उसका आंसर अब कोवलेंट आएगा।
नॉन मेटल्स यानी ये जो राइट वाले जो ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक नॉन मेटल्स है, अगर वो कहता है इन दोनों में आपस में बॉन्ड बन जाए, शेयर हो जाए, तो कोवलेंट। अब बॉन्ड पेयर, अच्छा ये 7, अब ये 8वां होगा। ये 8वां था, ये 7वां। अब ये हम 8वां करने लगे हैं कि a bond pair is covalent molecule usually has 1 electron 2 electron। मैंने कहा था पेयर बनता है बॉन्ड का, तो वो 2 का ही पेयर होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। which of one of the following, वो कहता है which one of the following, ये हमारा नवा एमसीक्यूज होगा 9। हम नाम देंगे 9 एमसीक्यूज। Which of the following compound is not directional in its bonding, कि जिसकी डायरेक्शन ना हो। तो कार्बन ये तो एक वैसे भी एलिमेंट है, पोटेशियम ब्रोमाइड भी इसका आंसर होगा, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये कोवलेंट कंपाउंड है, इसकी जाहिर सी बात है एक डायरेक्शन होगी, एक खास उसकी। और वाटर भी कोवलेंट कंपाउंड है, इसका आंसर बी आएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारा 10th एमसीक्यूज। एक्चुअली इसकी नंबरिंग गलत है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, आपकी बुक में एमसीक्यूज देखना उसके हिसाब से। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, मैं फिर वही बात कि आइस फ्लोट करती है वाटर पे, किस वजह से? बिकॉज वाटर इज डेंसर देन आइस, ये इसका आंसर है। मैंने बताया था ना आइस कम डेंस होती है और वाटर ज्यादा, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, वाटर इज मोर डेंसर देन आइस। बाकी आंसर ये देखो, आइस इज डेंसर ये भी गलत है, आइस इज क्रिस्टलाइन ये भी कोई रीजन नहीं है। अब हमारा जो 11वां एमसीक्यू है, कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स, कोवलेंट ये 9 है तो 10 के बाद अब 11 आ जाएगा। कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स द, कोवलेंट बॉन्ड इन, ये मैं लिख देता हूँ 11, ये 12 और ये 13। अब है वो कहता है 11वां एमसीक्यू, कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवलेंट बॉन्ड बनता किससे? सब हमें बिल्कुल पता है कि ये बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, सी इसका ऑप्शन। कोवलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा था ना कि किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड डज C2H2 मॉलिक्यूल है? वो कहता है C2H2 है मॉलिक्यूल, कितने कोवलेंट बॉन्ड होता है टोटल बॉन्ड इस मॉलिक्यूल। अब कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो 3 बॉन्ड ये हो गए। कार्बन एक बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, 4 हो गए। अब एक और हाइड्रोजन है और एक और कार्बन है, तो कार्बन एक और बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन, टोटल मिलाकर ये 5 बॉन्ड्स बनते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपना 11वां एमसीक्यू कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रिपल बॉन्ड की अगर ये 13 की हम बात करें, ट्रिपल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जाहिर सी बात है 6 आंसर आएगा इसका, ऐसे ही है ना। ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 बॉन्ड में कितने होंगे? 6 होंगे, तो ये इसका आंसर है। 12 एमसीक्यूज हम देख लेते हैं पहले। सॉरी ये है आएगा 14 एमसीक्यूज, यस अब ये आएगा 14 एमसीक्यू। पहले मैं इसको रेस कर देता हूँ, पिछले वाली सारी रिकॉर्ड हो रही है। अब ये आएगा 14 एमसीक्यूज, ये 14, ये 15, ये 15 और ये 16, ये 17 और ये हमारा आखिरी वाला 18। तो ये हमने इस तरह लिख दिया। अब से 14 एमसीक्यू से विच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैज सेम टाइप ऑफ कोवलेंट, कौन सा ऐसा पेयर है जिसकी सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड? देखो ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड होता है, HCl के अंदर भी क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन में ट्रिपल, ये भी नहीं। ऑक्सीजन एंड कार्बन ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑक्सीजन और कार्बन, कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन CH2, ये पॉसिबल, डी ऑप्शन हमारा सही है। नंबर 13 के अगर हम, नंबर 15 की अगर हम बात करें, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं हो।
अगर हम 15 की बात करें, 15 के अंदर सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है। मैंने कहा था ना ये वाटर के अंदर क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। पोटाशियम ब्रोमाइड भी ये है आयनिक कंपाउंड, ये भी डिसॉल्व हो जाता है। और MgCl2 ये भी डिसॉल्व, जबकि जो C6H6 है ये डिसॉल्व नहीं होगा, ये कोवलेंट कंपाउंड है तो ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो इसका आंसर ये। अब 16 MCQ देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल? इनके अंदर कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है? याद करो BF3 ऐसा मॉलिक्यूल था जो NH3 अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड याद है ना? तो BF3 मैंने कहा था बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसलिए ये आंसर सही आएगा। 17 अगर हम बात करें, आइडेंटिफाई विच पेयर हैज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा बताना जिसके ऊपर पोलर कोवलेंट हो। ऑक्सीजन और क्लोरीन ये हो नहीं सकता, दोनों सेम एटम है, ठीक है, नॉन पोलर हो गए। वाटर ये पोलर है, नाइट्रोजन नॉन पोलर है, तो हमने ऐसा ढूंढना है जो दोनों पोलर है। ये पोलर है वाटर, C2H2 ये नॉन पोलर है, तो वाटर पोलर है। और HCl क्योंकि क्लोराइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। Which one of the last MCQs, which one of the following is the weakest force among them, among the atoms? कौन सी है जिसके पास weakest force मौजूद है? तो वो हमारी फोर्स होती है इंटरमॉलिक्यूलर। हमने देखा था ना कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं। ये हमारे MCQs क्लियर हो गए। अब हम अपना नेक्स्ट जो है कि शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई डू एटम्स रिएक्ट? ये एक MCQs भी हमने पढ़ा था कि वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। तो एटम्स रिएक्ट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, इसको मैं ऐसे करूंगा, एटम्स रिएक्ट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलिटी। एटम्स रिएक्ट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं क्यों? स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। एटम्स अचीव स्टेबिलिटी वो किस तरह अचीव कर सकते हैं? अचीव by attaining electronic configuration of inert gases by लूज करके इलेक्ट्रॉन, गेन करके इलेक्ट्रॉन, एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शेयर करके इलेक्ट्रॉन, ये स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हैं। हमने 3 वो भी इसके स्टेप देखे थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द बॉन्ड बिटवीन एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आयनिक इन नेचर? वो कहता है व्हाई the bond between electropositive and electronegative ionic in nature है। तो हमने इसलिए देखे वो इसलिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही आयनिक कंपाउंड बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। वो आंसर है द बॉन्ड बिटवीन एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज आयनिक इन नेचर बिकॉज क्यों? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। वही बात कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकती है? लूज। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड फॉर्म्स अ पॉजिटिव आयन, whereas electronegative atom due to high electron affinity will accept that electron easily and forms a negative ion। यानी आप कहेंगे कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो उसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की सलाहियत ज्यादा है, तो वो आसानी से गेन कर लेगा। आयनिक कंपाउंड्स और सॉलिड्स, आयनिक कंपाउंड सॉलिड्स क्यों होते हैं? जस्टिफाई करें कि इसको सपोर्ट करो, इसका जो कमेंट हमने किया इसको बयान करो। आयनिक कंपाउंड्स और सॉलिड इसलिए होते हैं बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद अ बेटर एक्शन। मैंने भी बताया था ना कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, उनके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है आप आसानी से उनको अलग नहीं कर सकते, इसलिए आपको हाई एनर्जी चाहिए। तो जब वो ऐसे एक दूसरे को हेल्ड टुगेदर करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? सॉलिड्स होते हैं। वो आसानी से मूव नहीं कर सकते, इसलिए आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं। They have strong electrostatic forces of attraction between positively and negatively charged ions, which hold atom in 3-dimensional। इसलिए सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल 3D स्ट्रक्चर में मौजूद है, 3 डायमेंशनल में और क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। एग्जांपल उसने पोटेशियम क्लोराइड की दी है तो आप सोडियम क्लोराइड की भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कैन फॉर्म बॉन्ड बिटवीन देमसेल्फ इजीली।
वो कहता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैव हाई वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई वैल्यू and do not lose electron. They share electron between their own atoms to complete their valence shell. कोई बात आ गई है कि भाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन एक तो आसानी से लूज कर नहीं सकते, गेन कर सकते हैं जरूर लेकिन लूज नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं कि डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, दे शेयर, वो अपने जो से जो कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, देयर ओन एटम्स टू कंप्लीट देयर। तो ये इसका जस्टिफाइड आंसर। वो कहता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह भी हमने पढ़ा था कि मेटल्स के बाद फ्री आयंस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मोबाइल, तो सॉरी इसके पास क्या होता है, मेटल्स के पास मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव कर रहे होते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड्स के पास अगर सॉल्यूशन फॉर्म में देखें तो उधर फ्री आयंस मौजूद होते हैं। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, मौजूदगी की किसकी, मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन, मोबाइल कहते हैं मूविंग वाले, मोशन में जो होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन फॉर्म, ये भी रीजन हमें पर लग गई थी। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म बिकॉज इन दिस टू स्टेट आयनिक कंपाउंड्स हैव फ्री आयंस। वही बात कि सॉल्यूशन हो या मोल्टन फॉर्म हो, आयनिक कंपाउंड्स के पास क्या हो जाते हैं, फ्री आयंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। लेकिन हमें ये भी पता था अगर आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म के अंदर हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में, कौन सा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। याद है ना, 3 बॉन्ड बनेंगे क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 है, एक नाइट्रोजन पे 5 इलेक्ट्रॉन, दूसरे पे भी 5 इलेक्ट्रॉन, दोनों को 8-8 इलेक्ट्रॉन चाहिए फिल करने के लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और वो भी 3 इलेक्ट्रॉन। ये हमने एग्जांपल खुद की थी। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 3 बॉन्ड पेयर्स आर। देखा, जब हम सारी चीजें पीछे पढ़ के आते हैं तो ये चीजें हमें आसानी हो रही होती है, हम जो आंसर्स हैं वो इजीली दे सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर मैंने आपको अच्छी तरह डिस्कस किया था आपके साथ के वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते और जो फिर वो क्या करते हैं कि शेयर डोनेट कर देते हैं लोन पेयर। तो देखो उनका डिफरेंस, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्डेड पेयर वाले तो जाहिर सी बात है जो बॉन्ड बनाएंगे वो कहलाएंगे बॉन्डेड वाले। लोन पेयर कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ये पहला फर्क है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड पेयर आर कंट्रीब्यूटेड बाय 2 एटम्स। ये याद रखना कि जो बॉन्डेड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 एटम्स ने आपस में कंट्रीब्यूट किया है, एक इलेक्ट्रॉन उसका है तो एक इलेक्ट्रॉन उसका है, लेकिन लोन पेयर सिर्फ एक एटम ही ट्रांसफर करता है। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर आर कंट्रीब्यूटेड बाय 1 एटम, जैसे नाइट्रोजन दे रहा था एक हाइड्रोजन प्लस को और दूसरी एग्जांपल में BF3 को। इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 न्यूक्लियस, ये जो बॉन्डेड पेयर होते हैं ये 2 न्यूक्लियस के अंदर इन्फ्लुएंस होता है, यानी उसके अंडर ही आपस में शेयर कर रहे होते हैं, जबकि लोन पेयर तो सिर्फ एक ही न्यूक्लियस के अंडर होता है। इन अमोनिया मॉलिक्यूल देयर आर 3 बॉन्ड पेयर्स, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये बॉन्ड पेयर हो गए 1, 2 और 3, क्योंकि नाइट्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, हाइड्रोजन भी यहाँ से भी, और ये वाला जो ऊपर जो शेयर नहीं हो रहा है ये क्या क्या कहलाते थे, लोन पेयर कहलाते थे। 9th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कि कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए तकरीबन 2 कंडीशंस बताएं। तो कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए है कि एलिमेंट शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, यानी वो राइट साइड पे होने चाहिए ग्रुप्स 13 से 17। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन एट बॉन्डिंग एटम शुड बी वेरी स्मॉल, और उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो गया तो फिर वो किधर आयनिक बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए हम कहते हैं ग्रुप 13 और ग्रुप 17 वाले कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होता है। और ये नहीं है कि ग्रुप 17 वाला ग्रुप 1 के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो कोवलेंट बॉन्ड है, नहीं, फिर वो कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा।
The element should share the electrons mutually. ये भी उसकी है कि वो शेयर करे कोवलेंट कंपाउंड के लिए। अब वो कहता है why HCl has dipole dipole forces of attraction। हमने डाइपोल डाइपोल पढ़ी थी, तो आपको ये पता है कि HCl का एक पार्ट पार्शियल पॉजिटिव होता है और एक पार्ट पार्शियल नेगेटिव होता है, तो यही इसकी रीजन है। हम इसकी रीजन देख लेते हैं, इसने भी क्या बताई है। HCl form the polar covalent bond atoms due to difference of electronegativity between bonded atoms. There exists a dipole in the molecule. Yes, the positive end of one molecule attracts the negative end of their molecule। ठीक है, ये जो नेगेटिव पार्ट है ये किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। इसी तरह ये आगे चलते जाएंगे, यही इंट्रामोलिक्यूलर डाइपोल है। व्हाट इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जहां पर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हो एक एटम, कहलाता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और हम इसको इससे शेयर करते हैं। ये नाइट्रोजन की दोबारा एग्जांपल आ गई। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर कोवलेंट बॉन्ड में हमने पता है इट इज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। दो मुख्तलिफ किस्म के एटम्स हो तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। The shared pair of electron is attracted by both the atoms unequally। ये मेन निशानी है कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो बनेगा उसमें इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर नहीं होगा, जबकि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इट इज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम। एक जैसे एटम हो, जैसे हाइड्रोजन की एग्जांपल थी H2, Cl2 की एग्जांपल दी, और इसके अंदर निशानी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इक्वली शेयर होंगे। Why a covalent bond becomes पोलर, पोलर क्यों बन जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है इसकी वजह से। when there is a difference of electronegativity between two covalent bonded atoms, तो वन एटम कौन सा चार्ज ले लेता है, पार्शियल नेगेटिव, और दूसरा एटम ले लेता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एग्जांपल हमने अच्छी तरह की हुई है वाटर वगैरह की, HCl की भी की है। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलैरिटी। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पोलैरिटी थी, जाहिर सी बात है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा तो पोल्स पोलैरिटी आएगी। पोलैरिटी मतलब एक ही हिस्सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और एक पार्शियल पॉजिटिव, यही पोलैरिटी। The polarity of a covalent bond depends upon the electronegativity difference between the bonded atoms. Higher the electronegativity difference between bonded atoms, greater will be the polarity। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी ही पोलैरिटी। पोलैरिटी कहते हैं चार्जेस का बनना, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो चार्जेस पोलैरिटी ज्यादा होगी। द इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पोलैरिटी आर डायरेक्टली रिलेटेड। व्हाई डज आइस फ्लोट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि आइस की डेंसिटी कम होती है। गिव इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ये सारी प्रॉपर्टीज हम लेक्चर में कर चुके हैं। इसमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो 2 या 3 देनी है, अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन है फिर आपने उसके सारे लिखनी है। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक, इसी तरह कोवलेंट कंपाउंड की उसने बात की हुई है, ये भी आप देख लेना, ये हम पढ़ चुके हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चैप्टर जब पढ़ोगे तो आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आयनिक बॉन्ड क्या होता है आपने उसको पूरा डिस्कस करना है। हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट बॉन्ड स्ट्रेंथ इन पोलर कोवलेंट कंपाउंड इज कंपेरेबल टू, ये मैंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक कंपाउंड। ये एक पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है, आप वहां से देखें। हाउ कैन यू जस्टिफाई द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन पोलर कोवलेंट कंपाउंड इज कंपेयर। हमें यही पता है ना कि पोलर कोवलेंट कंपाउंड जब बनते हैं तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कंपेरेबल होता है। कंपेरेबल मतलब होता है या थोड़ा बहुत होता है, कम होता है, ज्यादा नहीं होता। अगर ज्यादा होगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, आयनिक कंपाउंड। What type of covalent bonds are formed between hydrogen, oxygen, nitrogen? हाइड्रोजन में तो जाहिर सिंगल बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, और आपने इनको एक्सप्लेन करना है क्रॉस मॉडल। क्रॉस मॉडल से कहते हैं वो एक जो हमने अभी एग्जांपल की थी कि एक डॉट लगाते थे और एक क्रॉस लगाते थे, यानी एक एटम का इलेक्ट्रॉन हम इससे शो करते थे और दूसरे एटम का, ताकि फर्क हो। तो इसके जरिए जो हाइड्रोजन की आपकी बुक में एग्जांपल है ऑक्सीजन, वो आपने वैसे ही करनी। How a covalent bond develops ionic character in it, कि covalent bond में ionic character कैसे develop होता है, वो क्यों होता है कि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ जाता है। Explain the types of covalent bonds with at least one, तो आपने covalent bonds के टाइप्स बतानी है।
एक एक एग्जांपल दे देनी है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है प्रोटीन। हाउ अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट क्या होता है उसको और एक एग्जांपल दे देनी है, NH3 की दे देनी है H पॉजिटिव के साथ वाली। व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड, ये लास्ट वाला है। डिफरेंट डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन हो और इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई दूसरा हो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। व्हाट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दो तरह की फोर्सेस होती हैं, डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्ड। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड एंड व्हाई डू, ये स्टार्ट वाला कि क्यों बॉन्ड बनता है, ये जो स्टार्ट में हमने पढ़ा था पहला टॉपिक है, वही इसका आंसर। ऑक्टेट रूल क्या होता है, वही कि अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। व्हाई डू एटम ऑलवेज स्ट्रगल टू अटेन, तो स्ट्रगल इसलिए करते हैं कि उनके वैलेंस शेल में या ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं या कम होते हैं, जबकि हमें नोबल ऑक्टेट रूल के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। बच्चों ये हमारी सॉल्व एक्सरसाइज थी, पूरा चैप्टर आप क्लियर करना, अच्छी तरह याद करना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट है। एक्सरसाइज खुद सॉल्व किया करें तो आपको पूरे चैप्टर का अंदाजा हो जाएगा। नेक्स्ट हम अपना जो रिकॉर्डिंग होगी वो